नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी टेट वर्ग 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ये हमारा पार्ट 20 है यानी 20वां पार्ट है। 19 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपी टेट वर्ग 1 के लिए। और ये जो वीडियो हमने डाली हुई हैं बाकी की 19 आप वो ज़रूर देखें, है ना। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आएंगी। और जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा पहला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। पुराणों की रचना किसने की थी? तो महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रशिवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रशिवा ने। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। वेदों का वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वायु पुराण 17 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु पुराण 17। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसे आप याद रखना कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 108। कितने उपनिषद को मान्यता प्राप्त है? तो इनमें से 13 को है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके भाई बहन दोस्त वर्ग 1 और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है जवालोपनिषद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवालोपनिषद में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो जवालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है? तो मनु स्मृति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत का प्रारंभिक नाम या पुराना नाम क्या था? तो ये था जय संहिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया था? तो ये किया था रज्मनामा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज्मनामा।
चलिए, अकबर के समय पर ये प्रश्न हो चुका है। दोस्तों अभी हमने 20 प्रश्न लिए जो कि उपनिषद से संबंधित थे, और अब हम प्रश्न देखने वाले हैं वैदिक काल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक काल का कार्यकाल क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो याद रखना कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? तो आर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य वैदिक समाज के क्या थे? निर्माता थे। तो याद रखना है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है अर्थववेद में कौन से 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है? तो सभा एवं समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभा एवं समिति। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्य कारण किया था? तो अगस्त्य ऋषि ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त्य ऋषि के द्वारा। वैदिक आर्यों द्वारा सबसे प्रमुख खाद्यान्न था? तो यव यानी जिसको जौ बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा? जौ। वैदिक साहित्य में अर्थववेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मदेव कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदेव। दोस्तों आपकी जो परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1, वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रही है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हमने ये 1 लाइनर प्रश्न लाए हैं जिससे आपने जो भी पढ़ा है अभी तक आपका एक प्रकार से रिवीजन टेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ही पार्ट वाइज 100, 80, 50 प्रश्न लाते रहेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखा गया है? तो यजुर्वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे माना गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये माना गया था सरस्वती नदी को। राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख हुआ है वो 1 बार हुआ है, और यमुना का कितना हुआ है? 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 रग युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी के तट पर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। आर्यों का मुख्य
पेय पदार्थ क्या था? तो सोम रस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोम रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन एवं कृषि। वैदिक काल में गाय को क्या माना गया है? तो अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघन्य, जिसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र देवता। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो परुषणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परुषणी। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? तो सतुद्री। सातुद्री। ठीक है, याद रखना है, सतुद्री। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? तो बितस्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बितस्ता। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आक्वश्नी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक्वश्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिपाशा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र। श्री भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना की गई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे कैकय के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैकय। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक दिख रहा हो, लेकिन अगली बार से हम आपके लिए क्लियर प्रिंट ला के आएंगे। चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। राइट आंसर क्या होगा? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कणाद को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कणाद। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो अर्थवेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवेद, जो कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवा मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौवा मंडल। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। आप सभी को पता होगा कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, त्राई किसका नाम है? तो 3 वेदों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वेदों का। चलिए अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। और प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद। आर शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। राइट आंसर क्या होगा? श्रेष्ठ वंश को। चलिए अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किस वेद में पता चलता है? तो यजुर्वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ठीक है, आप लोग याद रखना, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस देवता को युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को। राइट आंसर क्या होगा? इंद्र। किस वेद में जादुई माया यानी जादू टोना और वशीकरण का विवरण है? तो ये है अर्थवेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो
अतरंजी खेड़ा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है? कुभा, तो ये है अफगानिस्तान में। याद रखना है कि वैदिक नदी कुभा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। ऋग्वेद काल में जनता किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलि एवं कर्म कांड में। चलिए अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बोगाज कोई से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगाज कोई से। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुशणी नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परुशणी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकार। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं तो इंद्र को है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। राइट आंसर क्या होगा? 16। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? तो वासुकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुकी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय को। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।